आज के इस लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग से संबंधित प्रैक्टिकल सेशन की शुरुआत करेंगे। इस प्रैक्टिकल सेशन में हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली आपको डे 1 से डे 5 तक के जो लेक्चर्स हमने बनाए थे उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कोड ब्लॉक्स, जिसमें हम अपने प्रैक्टिकल सेशन को कंटिन्यू करेंगे। उसे कैसे डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले आप गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करें, उसमें अपनी कोड ब्लॉक्स डाउनलोड लिख के सर्च करना है। इसमें पहला ही लिंक डाउनलोड्स कोड ब्लॉक्स, इस लिंक पे क्लिक करें। यह लिंक आपको कोड ब्लॉक्स की साइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, इस लिंक पे क्लिक करना है। इसमें आपको विंडो, लाइनेक्स वगैरह अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कोड ब्लॉक्स के सॉफ्टवेयर हैं वो नजर आएंगी। यहाँ पे इस टाइम इस वीडियो को बनाते हुए लेटेस्ट कोड ब्लॉक वर्जन है जो 20.03 शो हो रहा है। इसमें आपने कोड ब्लॉक्स MongoDB सेटअप, आपने इस ऑप्शन को चूज करना है कोड ब्लॉक फाइल को डाउनलोड करने के लिए। इसकी राइट साइड पे आपको इसका डाउनलोड लिंक मिलेगा। आप इन दोनों लिंक्स में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो यह हमें डाउनलोड के लिए अगले पेज पर ले जाएगा। कोड ब्लॉक के इस वर्जन में आपको कोड ब्लॉक IDE के साथ साथ कंपाइलर भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप इस IDE की हेल्प से C, C++ एंड फोर्ट्रन, इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये डाउनलोड बॉक्स आ गया। इस डाउनलोड बॉक्स पे आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यह डाउनलोड होना शुरू हो गया। अप्रोक्सीमेटली 145 MB का सेटअप है यह। जब यह डाउनलोड हो जाए, जिस लोकेशन पे यह डाउनलोड हुआ है उस लोकेशन पे जाइए। दोस्तों, मैंने यह IDE पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए हम उस लोकेशन को ओपन करेंगे जहां पर यह डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोड ब्लॉक्स 20.03 MongoDB सेटअप। अब हम इस सेटअप को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यह सेटअप विजार्ड खुल गया। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट, आई एग्री। यहाँ पे आपने टूल्स कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं, बाय डिफॉल्ट सभी पे क्लिक है, नेक्स्ट। यह वह लोकेशन है जहां पे आपका कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल, यह इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। इस दौरान यह अपनी सभी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें उनकी प्रॉपर लोकेशन पर रख रहा है। जब इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तब यहाँ पे नेक्स्ट नाम का बटन है जो वो हाईलाइट हो जाएगा आपको। ये देखिए, जब सेटअप पूरा हो गया तो यह बोल रहा है, डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ? क्या आप अभी कोड ब्लॉक्स को रन करना चाहते हैं? हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बटन भी हाईलाइट हो चुका है आपको। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इसको फिनिश कर दीजिए। ये देखिए, कोड ब्लॉक्स आपकी स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। बट यहाँ पे यह इन्वायरमेंट एरर, इसे GNU GCC कंपाइलर नहीं मिला। अगर यह एरर आपको शो हो रही है तो आपको एक छोटी सी सेटिंग इसके लिए और करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, इस कोड ब्लॉक के इंटरफेस में जो सेटिंग्स नाम का लास्ट सेकंड मेनू है उसमें कंपाइलर नाम की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपका GNU GCC कंपाइलर लिखा आना
जरूरी है। अब यहाँ पे टूल चेन एग्जीक्यूटेबल्स, इसके नीचे ही एक टैब बना हुआ है, उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट नाम के बटन पर क्लिक कर देना है। ऑटो डिटेक्टेड इंस्टॉलेशन, इसने अपने आप उस लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया जहां पे हमारा यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। तो उसके बाद ओके कर दें। अब आपके प्रोग्राम को रन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसने अपने कंपाइलर को जहां पे वह सेटअप हुआ है उसको ढूंढ लिया है। आइए अब इस सॉफ्टवेयर को एक बार क्विट करके दोबारा से चलाते हैं। क्विट कर दिया, हम इस लोकेशन को भी ऑफ कर देते हैं। ये हमारा वेब पेज था, इसको भी हम अब क्लोज कर देते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोड ब्लॉक्स नाम का एक आइकॉन शॉर्टकट बन चुका है। ये देखिए कोड ब्लॉक्स। अब आपने जब भी कोड ब्लॉक्स को रन करना है, इस शॉर्टकट पे, इस आइकॉन पे डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे, इसकी स्प्लैश स्क्रीन आपको नजर आ रही है। यह IDE का इंटरफेस है जिसमें हम अपना प्रोग्राम C++ का बना सकते हैं। इसको मैक्सिमाइज करते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे एक सिंपल प्रोग्राम हम इसमें बना सकते हैं। नई फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आप फाइल पे जाइए, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे एम्प्टी फाइल या इसका शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं, Ctrl+Shift+N। हम एम्प्टी फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल ओपन हो गई है जहां पे हम अपनी प्रोग्राम को, सोर्स कोड को लिखेंगे। आइए टाइप करते हैं #include stdio.h। जैसे कि हमने इस लाइन के बारे में अपने वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि यह एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है #include। इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम है #include। इस लाइन को हम प्री प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? जैसे कि हमने लेक्चर में डिस्कशन की थी कि जो भी लाइन आपकी हैश सिंबल से शुरू होगी वह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, और इस फाइल के फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन शुरू करते हैं। वर्ड मेन, मैंने आपको दो तरीके बताए थे मेन फंक्शन को बनाने के लिए। हम पहले वर्ड की हेल्प से एक मेन फंक्शन बनाएंगे, फिर यही प्रोग्राम से हम एक दूसरे तरीके से, जिसमें हमने इंट लगा के रिटर्न लिखा था, उस तरीके से बनाएंगे और रन करेंगे। मेन फंक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी कोडिंग है वहां यहाँ पे लिखनी है। मान लीजिए हम एक हेलो मैसेज शो करवाना चाहते हैं, हेलो फ्रॉम सी, और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि यह स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी हो चुकी है। यह करली ब्रैकेट शो कर रहा है कि मेन फंक्शन है जो हमारा इस करली ब्रैकेट से शुरू होगा और इस करली ब्रैकेट पर खत्म हो जाएगा। अब मेन के बाद हमने सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेन फंक्शन तो यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा। इसलिए अगर मेन के बाद अगर हम सेमीकोलन लगा दें तो इट मींस मेन फंक्शन वही उसी लाइन पे खत्म हो गया। तो इसलिए हमने कभी भी मेन को वहीं पे टर्मिनेट नहीं करना, खत्म नहीं करना, क्योंकि उसके करली ब्रेसेस हैं जो वह डिफाइन करते हैं कि मेन फंक्शन कहां से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा। जबकि प्रिंटफ फंक्शन का काम यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके बाद में सेमीकोलन लगाना आवश्यक है, जरूरी है। हेडर फाइल्स के लिए भी, किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए भी हमने कभी भी सेमीकोलन यूज नहीं करना। आपको कुछ इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपके बेसिक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बनेंगी। आइए अब इसको बनाने के बाद इसको रन करें। रन करने से पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा। फाइल में जाकर हम यहाँ पे सेव फाइल या Ctrl+S शॉर्टकट की है, इसकी हेल्प से इसको सेव करेंगे। आप कहीं पे भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस फाइल का नाम रख दिया CS1।
आप कोई भी नाम रख सकते हैं। CS1 नाम रखा है और ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन .c लगा देनी है ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि आप C का प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर C++ का प्रोग्राम होता तब यहाँ पे हमने C की जगह CPP लिखना था। जैसे कि इंस्टॉलेशन के टाइम मैंने बताया था कि इस IDE में आप C और C++ दोनों के प्रोग्राम बना सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक्सटेंशन C देनी पड़ेगी ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि हम C का प्रोग्राम बना रहे हैं। फाइल का नाम टाइप करने के बाद आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब देखिए सभी चीजें आपको अलग अलग कलर्स में शो हो रही हैं। जो इसमें स्ट्रिंग है, मैसेजेस हैं, वो हमेशा ब्लू कलर में शो होंगे। जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स भी जिन्हें बोलते हैं, वह नेवी ब्लू कलर में शो होंगी। प्री प्रोसेसर वाली लाइंस आपको लाइट ग्रीन कलर में शो होंगी। अब इसको रन करेंगे। रन करने के लिए आप बिल्ड मेनू में जाएंगे, यहाँ पे बिल्ड एंड रन ऑप्शन है या शॉर्टकट की F9 है। किसी भी तरीके से आप इसको शॉर्टकट या इस ऑप्शन पे क्लिक करके रन कर सकते हैं। आइए अब हम इस पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको इसके बिल्ड इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। ये रहा आपका आउटपुट स्क्रीन। हमने मेन में एक ही इंस्ट्रक्शन लिखी थी, हेलो फ्रॉम C। ये देखिए यहाँ पे हमें उसकी आउटपुट हेलो फ्रॉम C दिखाई दे रही है। यह कोड ब्लॉक ने या कंपाइलर ने अपने आप कुछ कोड रिटर्न किया है और इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा वह शो कर रहा है। इन लास्ट दो लाइन्स के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह कोड ब्लॉक्स ने खुद अपनी तरफ से ऐड की हैं। हमने जो एक लाइन लिखी थी printf hello from C, जिसका काम था आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज शो कराना, वह काम इसने कर दिया है। यह दो लास्ट लाइनें आपको हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद दिखेंगी ही दिखेंगी, जिसमें कितना टाइम उसको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगा वह दिखाया जाएगा और इस आउटपुट स्क्रीन को बंद करके वापस अपनी इस कोड एडिटिंग वाली स्क्रीन पे आने के लिए हमें यह मैसेज शो कर रहा है कि आप कोई भी की प्रेस करें ताकि यह क्लोज होकर वापस आपके एडिटर में आ जाए। अब हम एक की प्रेस करेंगे। यहां से मैंने मान लो एंटर की प्रेस की, एंटर की प्रेस की, वह क्लोज हो गया और हम वापस अपने कोड एडिटर में पहुंच गए। ये था एक सिंपल प्रोग्राम, कैसे उसको बनाना है, कंपाइल करना है, सेव करना है, सारे स्टेप मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताए हैं। आपको दो स्ट्रक्चर्स बताई थी मैंने इसकी। एक स्ट्रक्चर से तो प्रोग्राम हो चुका है, अब दूसरे तरीके से हम इसको दूसरे स्ट्रक्चर वाले फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने वर्ड की जगह इंट लगाना है और फंक्शन खत्म होने से पहले यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगा के उसको 0 लगा के एंड में सेमीकोलन लगा देना है। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है, सेमीकोलन लगा दिया। प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है, सेमीकोलन लगा दिया। और वर्ड की जगह इंट। क्यों वर्ड लगाया गया है, क्यों इंट लगाते हैं, इन सब बातों के बारे में हम जब फंक्शंस नाम का हम लेक्चर करेंगे तब आपको डिटेल में इस बारे में बताया जाएगा, तब आपके जो है पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपकी इच्छा है कि आप वर्ड मेन से इसको बनाना चाहते हैं या इंट लगा के रिटर्न 0 से आप इसको बनाना चाहते हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। दोनों में डिफरेंसेस हम फंक्शंस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्यों हम इंट लगाते हैं, क्यों हम वर्ड लगाते हैं। अब इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। बिल्ड एंड रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रही हेलो फ्रॉम C, सेम आउटपुट आपको मिल रही है। फिर हम कोई की प्रेस करेंगे और वापस आ जाएंगे। नीचे आपको बिल्ड मैसेजेस के दौरान अगर कोई एरर आती है उसके बारे में दिखाया जाएगा। अगर आपके इस मैसेज में कोई भी एरर रह जाती है तब यह प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे सेमीकोलन खत्म कर दिया,
सेमीकोलन लगाना यहाँ जरूरी था, बट हम मान लीजिए सेमीकोलन लगाना भूल गए। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये देखिए आपको नीचे एरर शो हो रही है, ये देखिए एरर शो हो रही है। आपको यह शो कर रहा है कि 4 नंबर लाइन में आपकी एरर है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। रिटर्न से पहले वाली लाइन में आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो जो आपका बिल्ड मैसेजेस नाम का नीचे टैब दिया हुआ है, वहां पे आपको आपके प्रोग्राम की एरर्स के बारे में दिखाया जाएगा। यहाँ पे शो कर रहा है कि एक एरर है, और यहाँ पे एडिटर में भी देखिए आपके पास एक रेड कलर का ब्लॉक लग गया 4 नंबर लाइन में, रिटर्न से पहले, अर्थात यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, इस चीज की वह एरर शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, तब वह एरर दोबारा से बिल्ड करने पर खत्म हो जाएगी। अलग अलग तरह की एरर के टाइम पर यह अलग अलग तरह के एरर मैसेजेस शो करता है। आइए अब इसको हम दोबारा से बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। अब यह सही चल पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज भी आपको नहीं शो हुआ। अब ये देखिए आपकी आउटपुट आ गई। यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगी और वापस हमारे एडिटर पर आ जाएंगी। दोस्तों, यह पूरी स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है कोड ब्लॉक्स की, यह IDE कहलाता है। IDE का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, अर्थात एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपको प्रोग्राम बनाने की हर तरह की सुविधा, हर तरह के टूल अवेलेबल होते हैं। यहीं पे आपको एडिटर मिला, यहीं पे आपको कंपाइलर मिला, यहीं पे आपको आउटपुट मिली, तो सब यहाँ पे ही आप डिबगिंग एरर वगैरह जो भी है चेक कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो हर तरह का टूल आपके प्रोग्राम को बनाने के लिए एक ही जगह पर जब अवेलेबल होता है तो उसको IDE बोला जाता है। आइए अब हम कुछ और प्रोग्राम बनाएं जिससे आपके और कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएं। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे। पहले इस फाइल को सेव कर दें, हम फाइल में जाकर सेव कर दें, या फिर यहाँ पे सेव का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक कर दें, या Ctrl+S शॉर्टकट, जैसे भी आपको ठीक लगे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल न्यू बनाने के लिए यहाँ पे भी फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन है, या यहाँ पे टूल बार है जो वहां से भी आप डायरेक्टली फाइल को बना सकते हैं। यहाँ पे हम एम्प्टी फाइल को बनाएंगे। ये देखिए एक नया टैब ओपन हो गया जहां आप नई फाइल बना सकते हो। अगर पहले वाली फाइल पे वापस जाना चाहते हैं तो आप वहां पे क्लिक करके वापस पहले वाली फाइल पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिर अगेन #include stdio.h void मेन फंक्शन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट शुरू। दोस्तों, हम जो अपने मेन फंक्शन के प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, वो हम void टाइप से ही बनाएंगे। printf hello students, एंड में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। और जो मैसेज आप शो कर रहे हो वह आपने हमेशा डबल कॉमास में ही, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लगाना है, और printf फंक्शन के गोल ब्रैकेट शुरू और बंद करने नहीं भूलने। मेन फंक्शन के भी आपने गोल ब्रैकेट ध्यान से करके लगाने हैं। उसके कर्ली ब्रैकेट शो करता है कि यह मेन फंक्शन यहाँ से बिगिन हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। आइए अब एक और printf स्टेटमेंट यूज करते हैं अगली लाइन में, जहां पे हम C के बारे में कुछ लिखेंगे। C इज ए मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड में सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमने 2 इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को। दोनों इंस्ट्रक्शंस मॉनिटर स्क्रीन पे या आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज शो करवाने के लिए प्रयोग की गई हैं। पहली printf ने आपके आउटपुट स्क्रीन पे हेलो स्टूडेंट्स शो करवाना है, जबकि दूसरी printf ने C इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैसेज को डिस्प्ले कराना है। आइए अब इसको सेव करते हैं। यही शॉर्टकट से हम टूल बार से हम इसको सेव करेंगे। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया CS2.c
लगाना जरूरी है। सेव पे क्लिक करें। अब आपकी यह फाइल सेव हो चुकी है। इस पे अब आपने बिल्ड करना है, रन करना है। बिल्ड एंड रन एक साथ में हम प्रेस करेंगे। ये देखिए इसकी आउटपुट। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपकी दोनों प्रिंटफ का काम एक ही लाइन में शो हो रहा है। हेलो स्टूडेंट शो करने के बाद अगला काम भी उसने उसी लाइन में ही करवा दिया। दोनों काम एक लाइन में। क्यों? क्योंकि हमने उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि वह लाइन चेंज करे। लाइन को चेंज करने के लिए हमें प्रिंटफ में एक स्पेशल सिंबल जिसको /n बोला था न्यू लाइन के लिए, जैसे हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में किया था, वह लगाना पड़ेगा। आइए अब इस स्क्रीन को बंद करें कोई भी की प्रेस करके। तो जहां पे आप लाइन चेंज करवाना चाहते हैं वहां पे आपने क्या लिखना है /n। जैसे हम चाहते हैं कि C से पहले लाइन चेंज हो जाए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे /n। /n को एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि यह नॉर्मल सीक्वेंस से एस्केप होकर एक स्पेशल काम करता है। क्या काम करता है? न्यू लाइन का। तो उसने यहाँ पे एक न्यू लाइन इंसर्ट कर दी। उसके बाद ये मैसेज C इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शो करेगा। आइए अब इसकी आउटपुट दोबारा से देखते हैं। बिल्ड एंड रन करेंगे। ये देखिए अब यह इसकी आउटपुट देखिए कैसे काम कर रहा है। मेन से एग्जीक्यूशन शुरू की। प्रिंटफ हेलो स्टूडेंट्स नाम का उसने सबसे पहले यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया। फिर यहाँ पे अगली लाइन में /n लाइन चेंज की पहले, फिर C इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैसेज को डिस्प्ले किया है। जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसी सीक्वेंस में वह इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। इन इंस्ट्रक्शंस को टॉप से बॉटम की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे टॉप टू बॉटम के लिए पहले उसने यह प्रिंटफ किया, फिर इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट किया। जबकि लेफ्ट टू राइट में इसमें हमने दो इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रिंटफ में, एक लाइन चेंज करने की, एक मैसेज की। तो उसने पहले लेफ्ट वाला काम लाइन चेंज की, फिर उसको एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शन को, जो मैसेज हमने शो करवाना था। आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। ये था एक सिंपल मैसेजेस शो कराने का। अब हम वैल्यूज के साथ काम करना सीखेंगे। कैसे हम इन वैल्यूज को प्रोग्राम्स में यूज करेंगे, स्टोर करवाएंगे और उनके ऊपर कोई कैलकुलेशन करेंगे। इससे पहले हम कमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कमेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोग्राम में किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम कमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि यह प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है। जैसे दिस इज ए सैंपल प्रोग्राम ऑफ C लैंग्वेज। दोस्तों यह कोई इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं बिल्ड एंड रन करेंगे, तो यह इस लाइन पे एरर शो करेगा क्योंकि यह किसी इंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है और ना ही कोई मैसेज है जो प्रिंटफ में लिखा हुआ हो। तो इसलिए यह इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, जिस कारण उसने यहाँ पे एरर शो कर दी। इस एरर से बचने के लिए हमें यहाँ पर कमेंट डालना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि यह लाइन भी लिखी रहे और कंपाइलर इसको इग्नोर भी कर दी, तो उसके लिए इसको कमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कमेंट लगाने के लिए आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। अब यह देखिए यह लाइन आपके पास क्या हुआ, थोड़ी सी धुंधली हो गई, इसका कलर चेंज हो गया। इट मींस अब यह लाइन डिसेबल हो गई है। कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। यह हमारा कमेंट बन गया। इसे हम सिंगल लाइन कमेंट बोलेंगे। अगर आपने मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखना है तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश का प्रयोग करोगे। कमेंट को आप कहीं भी लिख सकते हैं प्रोग्राम में। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि यह करली ब्रैकेट किस लिए शो करता है, बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन को, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेस डाल के यहाँ पे लिख दो, कमेंट डाल के इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन, बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन। उसी तरह से लास्ट करली ब्रैकेट क्या शो कर रहा है,
एंड ऑफ मेन फंक्शन, इट इज द एंड ऑफ मेन फंक्शन। इस तरह से हम लाइन प्रोग्राम में कहीं भी जरूरत के अनुसार किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है तो उसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। स्लैश स्टार लगाया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट, दिस कमेंट spans many lines in the program। जैसे हमने 3-4 लाइनों में इस कमेंट को लिख लिया तो यह कंटिन्यू चल रहा है कमेंट जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे आकर हम अगर कमेंट को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार स्लैश लगा दें। अब आपका यह कमेंट यहाँ पे पूरा हो गया। यह मल्टीपल लाइंस के लिए कमेंट है, यह सिंगल लाइन के लिए है। तो कमेंट्स को कभी भी कंपाइलर है जो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ प्रोग्राम में किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए मेनली यूज किए जाते हैं। अब इसको हम दोबारा से अगर बिल्ड एंड रन करेंगे तो जो एरर आई थी वो खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिंपल वैसे ही आउटपुट आ गई जैसे पहले आई थी। एंटर की, वापिस आ गई। ये था एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमने कमेंट्स लगाना यूज सीखा है, लाइन चेंज करके कैसे मैसेज अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले कराने हैं। आइए अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम वैल्यूज के साथ काम करना सीखेंगे। इस फाइल को सेव किया, न्यू फाइल पे क्लिक करके एम्प्टी फाइल ओपन की। यहाँ पे सेम पहले की तरह पहले इंक्लूड stdio.h void main printf। इसमें हम अभी फिलहाल printf यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज के साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ पे अब हम डाटा टाइप्स का डिस्कशन करेंगे और जो लास्ट हमने जो लेक्चर किया जिसमें हमने ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कशन किया है, इन लास्ट 2 प्रीवियस लेक्चर्स के साथ हम जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाटा टाइप्स, आपको जैसे बताया गया है वीडियो लेक्चर्स में। दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले डे 1 से लेकर डे 5 तक की जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखें, उसके बाद आप इस प्रैक्टिकल सेशन में आए तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पे हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करें। मान लीजिए अब आपने 2 इंटीजर वैल्यूज स्टोर करवानी है, उनके ऊपर सम करना है, तो उसको प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब इंटीजर वैल्यूज के लिए हम कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे, जैसे हमने लेक्चर में देखा था इंट डाटा टाइप। और उन वैल्यूज को नाम क्या देंगे, मान लीजिए हम उन वैल्यूज को नाम देना चाहते हैं a, b, c। अब 3 वेरिएबल्स, ये चीज क्या हुई, यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, 3, एक का नाम a, एक का नाम b, एक का नाम c। इन तीनों वेरिएबल्स में कौन सा डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे हमारी कमांड पूरी होगी तो यहाँ पे सेमीकोलन। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको कमेंट में डाल के भी लिख सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। एंटर। अभी हमने 2 वैल्यूज को स्टोर करना है और उनका रिजल्ट तीसरे में स्टोर करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले a की वैल्यू मान लीजिए हम 56 लेते हैं, फिर b की वैल्यूज 57 ले ली। वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर किए हैं हमने, जैसा कि लेक्चर में बताया गया था कि अगर आपने वैल्यूज के साथ काम करना है, वैल्यूज को स्टोर कराना है मेमोरी में, तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन से मेमोरी में उतने ब्लॉक बन जाते हैं उस टाइप के जो हमने यहाँ पे मेंशन की है, जिससे हम उस टाइप का डाटा उन लोकेशन में स्टोर करवा सकते हैं। आइए इन 2 वैल्यूज को स्टोर कराने के उपरांत हम सी में इन दोनों का टोटल कैसे स्टोर करवाएंगे वो देखते हैं। c इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन प्रिंटफ। अब इसका मैसेज शो करवाएंगे, c की वैल्यू शो करवाएंगे। c की वैल्यू शो करवाने के लिए हमने %d कोड बताया था आपको यूज होता है।
वैल्यू की टाइप किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग हम इस कोड को, जिसे फॉर्मेट कोड हमने बोला था, यूज करेंगे। अब जिस वैल्यू को शो करवाना है कॉमा डालकर उसे लिख देंगे, एंड में सेमीकोलन। यह हमारा एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बन गया जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवाई हैं, उन वैल्यूज को कैलकुलेशन के लिए यूज किया है, फिर उस कैलकुलेटेड रिजल्ट को हमने शो करवाया है। आइए अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव, इसका नाम मैं दे रहा हूं cs3.c। सेव, यह हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब इसको बिल्ड एंड रन करेंगे। ये देखिए हमें इन दोनों का रिजल्ट शो हो रहा है। अब यह प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रैकेट बिगिनिंग को शो कर रहा है मेन की, फिर मेमोरी में 3 लोकेशंस A, B, C नाम की क्रिएट हो गई। मींस मेमोरी में 3 ब्लॉक बन गए जिसमें इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा। फिर A लोकेशन में हमने मेमोरी में 56 स्टोर करवाया, B में 57 स्टोर करवाया, फिर C में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, A और B की वैल्यूज का प्लस करके। मेमोरी से A की वैल्यू 56 उठाई, B की वैल्यू 57 उठाई, दोनों का प्लस किया और C में स्टोर करवा दिया। फिर अगले स्टेटमेंट में हमने C वैल्यू को शो करवाया, C की वैल्यू को शो करवाया है। जैसे कि वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर कि किसी भी वैल्यू को शो करवाने के लिए उसके फॉर्मेट कोड को प्रयोग किया जाता है, और फॉर्मेट कोड है जो उस वेरिएबल की डाटा टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा यूज होगा। इंटीजर के लिए मैंने आपको %d बताया था, इसलिए हमने यहाँ पे %d का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू 113 शो हो रही है। आइए अब वापस चलते हैं एडिटर पे। दोस्तों आइए अब इन में जो हमने चीजें यूज की हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हमने 2 कीवर्ड्स void और int का प्रयोग किया है। ये दोनों ही क्या हैं, कीवर्ड्स हैं जो कि टोकन की एक प्रकार है। और यहाँ पे हम कुछ आइडेंटिफायर, मेन फंक्शन का नाम है, ABC वेरिएबल्स का नाम है, printf फिर फंक्शन का नाम है। ये सभी नाम क्या है, आइडेंटिफायर, जो दूसरा टोकन है। तीसरा टोकन लिटरल, जैसे 56 या 57 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे लिटरल्स हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं जिनको हम प्रोग्राम में डाटा के तौर पर वेरिएबल्स में स्टोर करवाकर यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस, कोमा, इक्वल टू, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोला गया है सी में, उन सब का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरी चीज थी लिटरल, फोर्थ चीज है हमारी ऑपरेटर्स, और लास्ट वन फिफ्थ है, जो फिफ्थ था हमारा स्पेशल सिंबल्स। जैसे अभी हम यहाँ पे करली ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट, सेमीकोलन वगैरह यूज कर रहे हैं, कॉमा वगैरह यूज कर रहे हैं, डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, ये सभी क्या है, हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। तो इस तरह से 5 किस्म के टोकन्स हम एक ही प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, और आपको एक्सप्लेन किया है कि कोई भी प्रोग्राम है वो किससे बनता है, टोकन से या इंस्ट्रक्शन से। अब इंस्ट्रक्शन किससे बनती है, टोकन से। यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन, एक टोकन यूज किया, इंट, जो कि एक कीवर्ड है, और ABC क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफायर। तो तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, कोमा। कोमा क्या है, एक ऑपरेटर है। सेमीकोलन क्या है, एक स्पेशल सिंबल है। इस तरह से 3-4 किस्म के टोकन्स को मिलाकर यहाँ पे हमने क्या बनाई है, एक इंस्ट्रक्शन। अगली इंस्ट्रक्शन में भी हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, देखिए, आइडेंटिफायर यूज किया है, ऑपरेटर यूज किया है, लिटरल यूज किया है, और सेमीकोलन सिंबल को यूज किया है। तो यहाँ पे भी हमारी इंस्ट्रक्शन कई तरह के टोकन्स को मिलाकर बनी है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप, जैसे पहला स्टेप कैरेक्टर्स सेट के बारे में जानकारी था, दूसरा टोकन्स के बारे में। हमने 5 किस्म के टोकन किए थे, वो 5 किस्म के टोकन हम इस प्रोग्राम में प्रयोग कर रहे हैं। आपको हर तरह के टोकन के बारे में यहाँ पे बताया है। जैसे यहाँ पे मैं नीचे कमेंट के फॉर्म में भी लिख देता हूं। सबसे पहला टोकन किया था हमने, आइडेंटिफायर्स। इसमें हम कौन कौन से आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं,
मेन, जो कि फंक्शन का नाम है, ए, बी, सी एंड printf, ये सभी भी यहाँ पे टोकन्स हैं, आइडेंटिफायर्स के तौर पे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये फंक्शन का नाम है, ये भी फंक्शन का नाम है। मेन और printf दोनों फंक्शन के नाम हैं, जबकि ए, बी एंड सी ये तीनों ही वेरिएबल्स के नाम हैं। पहला टोकन था ये हमारा। दूसरा टोकन हम कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम। एक वर्ड टाइप का कीवर्ड है, एक इंट टाइप का कीवर्ड है। तीसरा है लिटरल्स। लिटरल्स वैल्यूज होती हैं जो हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, जैसे 56 एंड 57। उसके बाद अगला टोकन हम जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटर्स। अब कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे प्लस ऑपरेटर है, कोमा ऑपरेटर है। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका प्रयोग हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। और उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में हमने यहाँ पे एक तो गोल ब्रैकेट को यूज किया है, एक कर्ली ब्रैकेट को यूज किया है, एक सेमीकोलन को यूज किया है और डबल कोट्स हम यूज कर रहे हैं। ये सभी क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो 5th टाइप का टोकन था। तो यह हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने इन 5 किस्मों के टोकन्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। उन सभी टोकन्स को हम इस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो टोकन्स वर्ड्स या पंक्चुएशन मार्क्स की तरह होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। इन टोकन से मिलाकर हमने इंस्ट्रक्शंस बनाई। यह पहली इंस्ट्रक्शन, यह अगली इंस्ट्रक्शन, फिर अगली इंस्ट्रक्शन, फिर यह अगली इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन को हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। कौन सी एक्सप्रेशन है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने काफी कुछ जो हमने पिछले 5 लेक्चर्स में किया है उन के बारे में काफी डिटेल से जानकारी हासिल की है। उसी तरह से आप और प्रोग्राम और ऑपरेटिंग एक्सप्रेशन में यूज करना सीख सकते हो। आइए अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और अगला प्रोग्राम बनाते हैं, फाइल न्यू एम्प्टी फाइल। यहाँ पे फिर हम #include stdio.h यूज करते हैं, void main यूज करेंगे। यहाँ पे अब हम फ्लोट टाइप की वैल्यूज पे काम करेंगे, फ्लोट a, b। यहाँ पे फिर हम 3 वैल्यूज स्टोर करवाएंगे, इसलिए हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे फ्लोट टाइप की a में वैल्यू स्टोर करानी है, मान लीजिए 4.5 सेमीकोलन। बी में वैल्यू स्टोर करानी है 2.3 सेमीकोलन। सी इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन। यहां पे हम प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। printf परसेंट, यहां पे क्या लगाएंगे अब हम? %f। क्यों? क्योंकि हमने जो c की वैल्यू शो करवानी है उसकी डाटा टाइप कौन सी है? फ्लोट है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम CS4 दे दिया मैंने, .c लगा दिया साथ में, सेव। अब इसको बिल्ड एंड कंपाइल, बिल्ड एंड रन करेंगे। ये देखिए हमारे पास इसकी आउटपुट कितनी आ गई? 2.2। 4.5 में से 2.3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आ गया? 2.2000। आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूं कि कोई भी फ्लोट वैल्यू C बाय डिफॉल्ट कितने डिजिट में शो करता है? 6 प्रिसीजन में। एंटर करेंगे, वापस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना है, हम चाहते हैं कि सभी ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज करें, तो यहाँ पे आप प्लस लगा रहे हैं, फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे 5 ऑपरेटर जो हमने डिस्कस किए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो यहाँ पे लगाएंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल है, डिवाइड के लिए स्लैश है,
और मॉड्यूलस के लिए परसेंट है। दोस्तों हमने ऑपरेटर के टाइम पे यह डिस्कस किया था कि मॉड ऑपरेटर कभी भी फ्लोट वैल्यूज पर काम नहीं करेगा। आइए अब यहाँ पे लाइन चेंज करवाने के लिए पहले /n भी लिख लेते हैं, वरना सभी जो आउटपुट्स हैं आपके सेम लाइन में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म। अब हमारा रिजल्ट अलग अलग लाइंस में आएगा। अभी हम इसको बिल्ड एंड कंपाइल करेंगे, बिल्ड एंड रन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे यह एरर शो कर रहा है जहां पे हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग किया था। इस लाइन पे एरर इसलिए आई है क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर को फ्लोट वैल्यूज पर यूज नहीं कर सकती, तो इन वैल्यूज को यहां से डिलीट करना पड़ेगा, या इनको कमेंट करके आप डिसेबल कर सकते हो। मान लीजिए अभी हमने इसको डिलीट कर दिया। अब इसको दोबारा से बिल्ड एंड रन करेंगे। अब देखिए इसकी आउटपुट आ रही है जैसे 6.8, 2.2, 10 पॉइंट समथिंग, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ये चारों कैलकुलेशन के एक्सप्रेशंस के जो रिजल्ट थे हमारे पास आ रहे हैं। बट इस आउटपुट को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि यह वैल्यू किसकी है, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है। तो इसके लिए हम साथ में मैसेज शो करवा सकते हैं कि यह आउटपुट क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइन चेंज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज इज, यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया। और जहां पर %f या फॉर्मेट कोड लिखा होता है वहां पे उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू शो होगी। अर्थात सबसे पहले वह लाइन चेंज करेगा, फिर एक मैसेज आएगा, फिर इस कोड की जगह पे c की वैल्यू हमें नजर आएगी। आइए अब अगले printf में भी हम एक मैसेज लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज इज। इसी तरह से आगे /n मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यूज इज, डिवीजन ऑफ वैल्यूज इज। इस तरह से आप साथ में मैसेज भी लिख सकते हो और साथ ही में उसकी वैल्यू शो करवा सकते हो। आइए देखते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी। बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए आपको साथ साथ में मैसेज भी शो हो रहा है। सम ऑफ वैल्यू 6.8 पहली का रिजल्ट, फिर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। उसके बाद हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, उससे बाहर आ गया। इस तरह से आप वैल्यूज के साथ साथ मैसेजेस को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। एंटर। बट जितने बार भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हर बार उसने इन्हीं दो फिक्स वैल्यूज का रिजल्ट शो करवाना है, या आपको बार बार यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी अगर आप किसी और वैल्यूज के ऊपर ये कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दें कि यूजर वही आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज के अकॉर्डिंग इनपुट करे, वैल्यूज को मैसेज के अकॉर्डिंग इनपुट करे। उसके लिए हम इस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करने की जगह वहीं पे यूजर से इनपुट करवाएंगे। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए scanf फंक्शन। जैसे कि हमने वीडियो लेक्चर में देखा था कि scanf की हेल्प से आप यूजर से आउटपुट स्क्रीन पर ही कीबोर्ड की हेल्प से वैल्यूज एंटर करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में कौन चेंजेस कर सकता है, जो प्रोग्रामर है जिसको इसकी नॉलेज है। बट आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने प्रोग्राम किसके लिए बनाने सीखने हैं, आम कस्टमर के लिए, यूजर के लिए। तो आपने उसको ध्यान में रखना है जिसके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो, क्योंकि जो यूजर होगा, आम यूजर होगा, उसको तो पता नहीं होगा कि कैसे प्रोग्राम खोलना है, उसमें कैसे चेंजेस करनी है। तो आपने उसको स्क्रीन पे क्या कुछ प्रोवाइड करना है उस चीज को ध्यान में रख के आपने यहाँ पे जो कोडिंग है वो करनी है। आप चाहते हो कि उसकी स्क्रीन पे एक मैसेज आए एंटर फर्स्ट वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग वह एक वैल्यू इनपुट करवाए जो ए में स्टोर हो। फिर मैसेज आए एंटर सेकंड वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग मैसेज के अकॉर्डिंग वो दूसरी वैल्यू इनपुट करे जो बी में स्टोर हो। तो उसके लिए अब देखेंगे यहाँ पे काम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखनी है printf एंटर फर्स्ट वैल्यू सेमीकोलन, फिर स्कैनएफ में अपने सिंटैक्स याद रखना है कि फॉर्मेट कोड जो वैल्यू इनपुट करवानी है उसके अकॉर्डिंग %d आ गया,
किसकी वैल्यू इनपुट करवानी है, ए की। तो एंड की निशानी लगानी नहीं भूलनी है आपने, उसके साथ वेरिएबल का नाम ए लिखना है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। स्कैनएफ फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर यूजर से कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इनपुट करवाने की डिमांड करेगा और वह कीबोर्ड से वैल्यू लेकर, यूजर से वैल्यू लेकर इस ए के मेमोरी एड्रेस पर, एंड की निशानी मेमोरी में ए के एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है, ए के मेमोरी एड्रेस पर उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। यहां पे यह इंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, सेमीकोलन। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू कहां से ले ली, स्कैनएफ के थ्रू यूजर से इनपुट करवा ली, इसलिए इस लाइन को अभी हम डिलीट कर देंगे। सेम वैसे ही हम बी वैल्यू के लिए भी यूजर से वैल्यू की डिमांड करेंगे। मैसेज शो करा प्रिंटएफ एंटर सेकंड वैल्यू सेमीकोलन, फिर स्कैनएफ। यहां पे फिर %d लगाएंगे क्योंकि %d नहीं, हम यहां पे %f लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप है वेरिएबल्स की वो क्या है, फ्लोट। %f किसकी वैल्यू स्टोर करानी है, b की। तो स्कैनएफ ने यूजर से वैल्यू गेट की और वह वैल्यू किस में स्टोर करवा देनी है, b में। तो हमें इस लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे फिक्स दी थी, अब उनको हम आउटपुट स्क्रीन पे यूजर से गेट करवाएंगे और उनको इन वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे। आइए अब देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया, ये देखिए सबसे पहले मेमोरी में 3 लोकेशंस क्रिएट हुई। फिर सबसे पहले मैसेज क्या आया, एंटर फर्स्ट वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है जो कि स्कैनएफ के कारण है। स्कैनएफ यहाँ पे वेट कर रहा है कि यूजर वैल्यू एंटर करेगा और वह वैल्यू वो ए वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4.6.8 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब यह वैल्यू भर के मैं एंटर की प्रेस करूंगा। एंटर की प्रेस करते ही यह वैल्यू ए की मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद तुरंत वह अगली लाइन पे आ गया, एंटर सेकंड वैल्यू। तो यहां पे मैसेज क्या शो हो रहा है, एंटर सेकंड वैल्यू। सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे काम किए जा रहा है प्रोसेसर, वैसे वैसे हम वह अगली लाइन को एग्जीक्यूट किए जा रहा है। अब यहाँ पे वो किसकी डिमांड कर रहा है, स्कैनएफ बी की वैल्यू की। यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू 4.5 इनपुट करवा दी। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यह वैल्यू 4.5 किस में स्टोर हो जाएगी, बी के मेमोरी एड्रेस में। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप ए और बी की वैल्यूज को उठाएगा और उनके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के ऑपरेशन करके उसी अकॉर्डिंग जो मैसेज हमने लिखे हैं आउटपुट शो कर देगा। देखिए मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए जो वैल्यूज इनपुट करवाई उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट्स आ रही हैं। तो यूजर को बार बार प्रोग्राम में जाकर चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। हर बार यूजर से नई वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन पे ही पूछी जाएंगी। जो मैसेज शो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूजर वैल्यूज इनपुट करवाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारे कैलकुलेशंस का काम होगा। एंटर करेंगे, वापिस आ जाएगी। ये था हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जो यहाँ पे हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, इनका काम है जो वो इस फाइल stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। इसलिए इन फंक्शंस को यूज करने के लिए, अपने प्रोग्राम में इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें ऊपर क्या लगाना पड़ा, हेडर फाइल stdio.h। अगर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना होता तो उसके अकॉर्डिंग हम और फाइल यूज करते। आइए एक नए प्रोग्राम में हम इस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव किया, फिर न्यू एम्प्टी फाइल में जाकर न्यू फाइल बना ली, #include stdio.h वर्ड मेन। अभी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्क्वायर रूट जिसको वर्गमूल बोलते हैं। अब कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास कीबोर्ड में कोई भी सिंबल नहीं है जिसकी सहायता से हम जोड़
या घटाओ या मल्टीप्लाई की तरह हम कोई काम करवा सकें। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन जो पहले से ही सी में बना हुआ है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 10 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, जो वैल्यू का स्क्वायर रूट हम पता करना चाहते हैं उसको इस नंबर में स्टोर करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा फ्रैक्शनल पार्ट में आपका जो आंसर है स्क्वायर रूट का आ सकता है। इसलिए एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल जिसमें हम उसका रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। तो दो वेरिएबल, एक इंट टाइप का ले लिया, एक फ्लोट टाइप का। इंट टाइप का क्यों लिया? क्योंकि जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है जैसे 10, 9, 8, अगर आप चाहते हो किसी फ्लोट वैल्यू का ही अपने स्क्वायर रूट निकालना है तो इंट नाम की जगह आप फ्लोट नाम भी ले सकते हो। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाना है। अब हम चाहते हैं कि यूजर वह नंबर इनपुट करवाए, मींस नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू हम यूजर से एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, सेमीकोलन, स्कैन एफ %d, किसकी वैल्यू इनपुट करानी है आपने? नम नाम की वेरिएबल की, सेमीकोलन। यहां पे आपने एक नम नाम के वेरिएबल में कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी। अब उसका हमने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास एक फंक्शन है SQRT। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वह इस फंक्शन को हम दे देंगे। SQRT फंक्शन ने नम नाम के वेरिएबल में स्टोर वैल्यू पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और हमें वापस देना है। तो जो उसका रिजल्ट होगा हम उसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। तो इसको देखो कैसे लिखा है हमने। स्क्वायर रूट ने इस नंबर पर स्क्वायर रूट निकाला और उसका रिजल्ट वापस किस में स्टोर कर दिया? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। अब इसकी वैल्यू शो करवाएंगे, क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज, किसकी वैल्यू शो करवानी है अभी हमने? रिजल्ट की या नम की? रिजल्ट की, क्योंकि रिजल्ट किस में स्टोर है स्क्वायर रूट का? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो रिजल्ट की डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? %f, और यहां पे क्या आएगा? सॉरी, रिजल्ट। ये बन गया हमारा एक सिंपल प्रोग्राम। बट ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है यह कहां पर स्टोर है? यह भी एक हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। उस हेडर फाइल का नाम है math.h। तो उस फाइल को भी हमें इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहिए math.h लगाकर, math.h। उसके बाद हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे। ये देखिए हमने 9 वैल्यू इनपुट करवाई तो उसका रिजल्ट 3.000 आ गया। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो अलग अलग फाइल्स में डिफाइन किए गए हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन math.h हेडर फाइल में है, printf scanf फंक्शन stdi.h में है। आगे अभी और काफी सारे फंक्शन करेंगे, वो भी अलग अलग फाइल्स में डिफाइन किए गए हैं। उस जिस फंक्शन की जरूरत है हमें उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर अपनी उस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे ताकि हम उस फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। तो ये था आज के लिए इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे हम और इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। बाकी जो प्रोग्राम्स या जो टॉपिक्स जैसे ऑपरेटर्स वगैरह के सिंपल हैं, रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर, उनके लिए हम प्रोग्रामिंग है जो हमारे अगले लेक्चर के बाद जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आएगी उनके पूरे होने के बाद उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमने बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंट और फ्लोट के ऊपर आपका प्रोग्राम बनाने सिखाए हैं। सभी प्रोग्राम अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि सभी एक एक करके हम सभी प्रोग्राम बनाए। बाकी प्रोग्राम आपने खुद बनाकर देखने हैं और उनपे एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग है जो प्रोग्राम्स की अच्छी बन जाए और आपका बेस अच्छा बन जाए प्रोग्रामिंग में। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हाजिर होंगे अगला नया टॉपिक लेकर नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।